हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जिसमें हम आज कक्षा 12 की जीव विज्ञान के अध्याय 5 की बात करेंगे। और यह अध्याय जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी से संबंधित है। जो आपकी बुक है उसमें से हम बात करना शुरू करें इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो उस पाठ को शुरू करने से पहले, उस अध्याय को शुरू करने से पहले जरूरी हैं, उनके लिए मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आपकी स्क्रीन पर हैं वे मेरे नोट्स। हम उन नोट्स से अपनी बात को शुरू करते हैं और उसके बाद हम आपकी जो बुक है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आनुवंशिकी को समझना मुश्किल नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों को पहले समझना पड़ता है। तो पहले हम उन बातों की बात कर लें जिससे कि आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हो, तुम आपको बात समझ में आए। तो हम बात शुरू करते हैं उस शब्द से ही जिस पर ये पूरी यूनिट टिकी हुई है, और वो शब्द है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जिस आनुवंशिकी शब्द का आज हम उपयोग करते हैं, उस शब्द को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है बैटसन। ये जो बैटसन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये देखें आपकी स्क्रीन पर है, आनुवंशिकी शब्द का उपयोग, आनुवंशिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले, सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग या आनुवंशिकी की जो टर्म है वो बैटसन द्वारा 1960 में दी गई थी, या इस शब्द का उपयोग सबसे पहले बैटसन द्वारा सन 1960 में किया गया था। तो यहां हमें जानना इसलिए जरूरी है ये शब्द या ये बात, क्योंकि ज्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग है या आनुवंशिकी के बारे में जो सबसे पहले जो बात करनी शुरू की थी वो मेंडल ने की थी। तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद मेंडल ही वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया होगा। लेकिन यहां पर क्लियर कर लें कि मेंडल ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1960 में बैटसन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी आखिरकार है क्या, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम ये समझें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति और विविधता का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। यानी आनुवंशिकी में क्या क्या आएगा? आनुवंशिकी में एक आएगा वंशागति और एक आएगी विविधता। ये वंशागति क्या है और विविधता क्या है, इसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं। वंशागति, और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, शायद आपने देख ली होगी, आपकी जो बुक है उसमें जो अध्याय 5 है उसका नाम ही, अध्याय का जो नाम है, टाइटल है, वह है वंशागति और विविधता। तो वंशागति और विविधता का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति जो हमारे पाठ का टाइटल है, जो पाठ का नाम है, वंशागति। हेरिडिटी किसे कहते हैं? तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, दूसरे शब्दों में हम कहें इनहेरिटेंस। एक और शब्द वंशागति के लिए हेरिडिटी के साथ साथ इंग्लिश में आता है, वो होता है इनहेरिटेंस। इसे कहते हैं।
तो आनुवांशिक गुणों का जनक से संततियों में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है। दो तरीके से समझ सकते हैं। आनुवांशिक जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं, या किसी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण पाए जा रहे हैं, वह गुण जब उस पीढ़ी से उसकी संततियों में जाते हैं, या वे लक्षण जो किसी जनक में पाए जाते हैं और वे जनक में पाए जाने वाले लक्षण जब संततियों में जाते हैं, संचरित होते हैं, या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो इन गुणों का जो संचरण होता है वह कहलाता है वंशागति, हेरिडिटी। यानी कि जो गुण एक पीढ़ी में पाए जा रहे हैं, वे उनसे आने वाली या उनसे बनने वाली अगली पीढ़ी में वे जब गुण पाए जाते हैं, पहुंचते हैं, संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो ये स्थानांतरण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुआ है या जनक से संततियों में हुआ है, ये संचरण कहलाता है वंशागति। अब वंशागति जो शब्द है या आनुवांशिकी शब्द है, इनके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिरकार इनमें और क्या क्या जानने योग्य बातें हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि आनुवांशिकी से संबंधित जनक। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में तो पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन देंगे, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो वहां पर इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आपकी वार्षिक परीक्षा में इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो आनुवांशिकी से संबंधित जनक या जिन्होंने सबसे पहले इससे संबंधित बात की थी, तो आनुवांशिकी के जो जनक हैं वे मेंडल को माने जाते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल ये आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, यदि प्रश्न ये आए कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो वे हैं मेंडल। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक प्रश्न आए तो वे मेंडल नहीं होंगे। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं बेटसन। फिर प्रायोगिक, विशेषकर ड्रोसोफिला में जो प्रायोगिक कार्य किया गया है, उस आनुवंशिकी के जनक की यदि हम बात करें तो वे हैं मॉर्गन। यानी आनुवंशिकी के जनक हैं मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं बेटसन, प्रायोगिक ड्रोसोफिला में प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं मॉर्गन। मनुष्य एवं कार्य की फिजियोलॉजी, मनुष्य में जो आनुवंशिकी के कार्य किए गए थे उसके जनक हैं गैरॉड। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव जो आनुवंशिकी है उसके जनक हैं कॉलरियूटर। न्यूरोस्पोरा में जो आनुवंशिकी से संबंधित कार्य किए गए हैं उनके जनक हैं डॉज। सुजननिकी शब्द जो है वो हमने पहले भी पढ़ा होगा। ये सुजननिकी मतलब मनुष्य के भलाई के लिए जो जेनेटिक्स से संबंधित कार्य किए जाते हैं उनको हम सुजननिकी या यूजेनिक्स में रखते हैं। ये सुजननिकी जो आनुवंशिकी है उसके जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। ये सुजननिकी आनुवंशिकी के जनक हैं। और भारतीय आनुवंशिकी के जनक, भारतवर्ष में जो आनुवंशिकी से संबंधित कार्य हुए या उनके जो जनक हैं वे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये कुछ जनक हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन हैं, आनुवंशिकी के जनक मेंडल हैं, प्रायोगिक विशेषकर ड्रोसोफिला में प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन है, मनुष्य एवं कार्की में आनुवंशिकी से संबंधित जो कार्य किए गए उसके जनक हैं गैरॉड। मात्रात्मक आनुवंशिकी के जनक हैं कॉलरियूटर। न्यूरोस्पोरा में आनुवंशिक कार्य या आनुवंशिकी से संबंधित जो जनक है वह डॉज। सुजनकी यूजेनिक्स के आनुवंशिकी के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। और भारतीय आनुवंशिकी के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये
बात थी आनुवांशिकी के जनकों से। और जैसे कि हमारा पाठ का पहले जो अध्याय 5 है उसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति को हमने पढ़ा कि जनक से संततियों में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम कहते हैं वंशागति। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं विभिन्नताओं की या विविधता, क्योंकि हमारी पाठ का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो अब हम विविधता या विभिन्नताओं की बात करते हैं, विभिन्नताएं की बात करते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जनक होता है उससे जो लक्षण उसमें पाए जाते हैं वे उससे आने वाली पीढ़ी में यानी संतति में संचरित होते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी जो संतति होती है वो उसके बेसिक लक्षण जो होते हैं, जो आधारीय लक्षण होते हैं, वे तो समान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं मनुष्य में, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में समझे कि जो मनुष्य का बच्चा होगा उसकी जैसे उसके जनक में 2 आंखें पाई जा रही थी, उस बच्चे में 2 आंखें पाई जाएंगी। सर के ऊपर बाल पाए जाते हैं, सर के ऊपर बाल पाए जाएंगे। 2 कान पाए जाएंगे, 1 नाक पाई जाएगी, 1 मुंह पाया जाएगा, मुंह में दांत पाए जाएंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। यानी जो शारीरिक संरचना है वो कैसी होगी? समान होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखेंगे कि जो संतति है वो अपने जनक से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। तो आखिरकार जब वंशागति के द्वारा जो जनक में पाए जाने वाले लक्षण हैं वे जब संतति में आ रहे हैं, उसके बावजूद जो संतति है वो अपने जनक से भिन्न दिखाई देती है, जबकि आधारी लक्षण उसमें समान है। तो ये भिन्नताएं क्यों होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, हम इनको समझेंगे। तो ये लक्षण जो कि उस जनक पीढ़ी से जो संतति पीढ़ी है उसको अलग करते हैं, उसमें जो अलगपन दिखाई देता है, जो वे एक दूसरे से नहीं मिलते, ये जो लक्षणों की भिन्नता है, यही जो अलग दिखाई देने वाला जो लक्षण है वे कहलाते हैं भिन्नताएं, वेरिएशंस। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो भिन्नता है वो है कायिक भिन्नता, सोमेटिक वेरिएशन। ये कायिक भिन्नता क्या है? ये कायिक भिन्नता वो है जो सोमेटिक सेल में होती है। जब हमने प्रजनन की बात की थी तो वहां हमने वो बात की थी दैहिक कोशिकाओं की। दैहिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं, 2 प्रकार के कोशिकाओं की हमने बात की थी जो किसी भी जीव के शरीर में पाई जाती हैं। एक वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं और जिनका काम वृद्धि करना होता है, वे कहलाती हैं दैहिक कोशिकाएं, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल। तो ये जो भिन्नता है ये सोमेटिक सेल में दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो भी भिन्नता है ये जन्म के बाद दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जन्म के बाद दिखाई देती है। और तीसरी, ये जो भिन्नता है ये अवंशागत होती है, यानी जिसमें ये भिन्नता पाई जा रही है केवल उसी में ये भिन्नता रहेगी। अगली पीढ़ी जब आएगी तो उसमें ये भिन्नता संचरित नहीं होगी। ये कायिक जो भिन्नताएं होती हैं ये वो भिन्नताएं होती हैं जो कहीं ना कहीं वातावरण के कारण से होती हैं। वातावरणीय भिन्नताएं होती हैं जो एक पीढ़ी में जन्म के बाद दिखाई देती हैं। तो ये भिन्नताएं कहलाती हैं कायिक भिन्नताएं। और इन कायिक भिन्नताओं के कारण से जो संतति पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो जनक पीढ़ी है उससे अलग दिखाई देती है। दूसरी जो भिन्नताएं होती हैं वो होती हैं जननीय भिन्नताएं, यानी जर्मिनल वेरिएशंस। ये कैसी होती हैं? ये आनुवांशिक होती हैं, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, पहुंचती हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जर्मिनल सेल में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था वे कोशिकाएं जो कि गैमेट्स का निर्माण करती हैं, युग्मकों का निर्माण करती हैं, वे जर्मिनल सेल कहलाती हैं। तो ये भिन्नताएं कैसी हैं? जर्मिनल सेल में पाई जाती हैं और जर्मिनल सेल में पाई जा रही है इसलिए इनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। तो ये जो भिन्नताएं होती हैं जो कहीं ना कहीं वातावरण के कारण से होती हैं या जो जननीय भिन्नताएं हैं होती हैं, ये जब लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के दौरान जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और हमने देखा था
कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन कक्षा 11 में हमने कोश का विभाजन पढ़ा है। उसमें जब हमने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है तो हमने देखा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, और उसके दौरान जो खंड हैं, गुणसूत्रों के जो खंड हैं, वे एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, जिसके कारण से नए कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। और ये नए कॉम्बिनेशन किस में होते हैं? जर्मिनल सेल में, और इनसे कहाँ जाते हैं? युग्मकों में, और युग्मकों में जाने के कारण से कुछ नए लक्षण अगली आने वाली संतति पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। और इसी के कारण से एक पीढ़ी यानी जनकीय जो पीढ़ी होती है, उससे जब संतति पीढ़ी बनती है तो वो कुछ अलग दिखाई देती है। इसलिए जनकीय पीढ़ी और जो संतति पीढ़ी होती है, उन दोनों में बेसिक लक्षण, आधारीय लक्षण कैसे हैं? समान है। उसके बावजूद भी भिन्नताओं के कारण से, जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती हैं, उसके कारण से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से भिन्न दिखाई देती है। यानी हम समझें कि जो मनुष्य में जो भिन्नता आती है, उसके कारण से उसका बड़ा महत्व है, और उसके कारण से क्या होता है? नई स्पीसीज उत्पन्न होती हैं। क्या होती है? नई स्पीसीज उत्पन्न होती हैं। और अनुकूलताएं, अडॉप्टेशंस जिसे हम कहते हैं, वे भी किसके कारण से उत्पन्न होती हैं? भिन्नताओं के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो ये भिन्नताएं कैसी हैं? बहुत आवश्यक है। इसके कारण से नई स्पीसीज बनती हैं, और क्या होता है? अनुकूलताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए भिन्नताएं जरूरी हैं। अब हम बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने देखा है कि आनुवंशिकी के जो जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी की बात की थी, आनुवंशिकी शब्द के साथ नहीं की थी, लेकिन इस क्षेत्र में जो सबसे पहले बात की थी वो जॉन ग्रेगर मेंडल, और ये मेंडल के द्वारा की गई थी। तो जैसे ही हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने या हमारे कानों में शब्द आता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, वैसे ही हमारे सामने सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आने वाला शब्द होता है वो होता है जॉन ग्रेगर मेंडल। तो इस समय यदि हम मेंडल की थोड़ी सी बात ना करें तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो आनुवंशिकी है उससे संबंधित अध्ययन की पूर्णता नहीं होगी। इसलिए हम जॉन ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं। जो मेंडल का पूरा काल है वो 1822 से लेकर 1884 तक का है। यानी मेंडल का जो जन्म हुआ वो 1822 में हुआ, और मेंडल की जो मृत्यु हुई वो 1884 में हुई। हम उनकी कुछ जीवन की कुछ घटनाओं की बात करते हैं। तो मेंडल का जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म जो है वो 1822 में सिलिसियन गांव में हुआ था। सिलिसियन गांव को यदि हम समझें तो ये 1822 में सिलिसियन गांव में हुआ था। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी की। उसके बाद ये 1843 में 1843 में ब्रूनो में एक ऑगस्ट्रिनियन चर्च जो है उससे जुड़े। ये जो चर्च है ये ऑस्ट्रिया में था। कब? पहले ये अगस्टिनियन जो चर्च था पहले ऑस्ट्रिया में था, अब ये चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोविया में है। 1856 में 1856 में जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने मटर पर प्रयोग आरंभ किए। यानी 1856 में मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया जॉन ग्रेगर मेंडल ने, और इन्होंने 1859 से लेके और 1864 तक मटर में ब्रीडिंग के प्रयोग किए। किसके प्रयोग किए? ब्रीडिंग के प्रयोग किए। और 1865 में नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी थी उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने इन प्रयोगों के ऊपर जो रिसर्च किया था उससे संबंधित कार्य को उन्होंने सबसे पहले 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पढ़ा था। और जो इनका कार्य था वो 1866 में किसमें? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो मैगजीन थी वहां से प्रकाशित होती थी, उसमें एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जो ब्रून की एक पत्रिका थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसमें यह प्रकाशित हुई। लेकिन ये जो कार्य हुआ, मेंडल ने जो कार्य किया
और मेंडल ने लोगों के सामने रखा, इसको किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं मिला, और कहीं ना कहीं अपने कार्य पर महत्व न मिलने के कारण से इसी बात को लेकर के 1864 में जॉन ग्रे 1884 में, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही करके चलेंगे, 1884 में, ये पेन पूरा नहीं चल पाया, इसलिए 1884 में जॉन ग्रेगर मेंडल की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के सारी बातों का सार ये निकलता है कि मेंडल वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी से संबंधित कार्य मटर के पौधे पर किए। जो मीठी मटर है उस पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। तो प्रश्न ये आता है कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि आखिरकार मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, यानी उन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर ही अपने प्रयोग क्यों किए। तो उसके कुछ कारण हैं, हम कुछ कारणों की यहाँ बात करते हैं कि जो मटर का पौधा होता है ये 1 वर्षीय होता है। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, क्योंकि मटर का जो पौधा है वो 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी उसकी पूरी जो जीवन चक्र है, यानी उसके उगने से लेकर के और उसमें फल लगने तक का पूरा जो चक्र है, पूरा जो उसका जीवन चक्र है वो 1 वर्ष के अंतर्गत, 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। साथ ही साथ हम समझें कि 1 वर्षीय पौधा तो है ही सही, लेकिन एक सीजनल पौधा है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित सीजन में उसका पूरा जीवन चक्र पूरा हो जाता है। चूंकि इसका जीवन चक्र छोटा है, इसलिए कम से कम समय में हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम समझें तो लगभग 2.5 से 3 महीने में मटर के पौधे को हम उगा सकते हैं और उससे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 वर्ष में हम चाहें तो कम से कम 3 मटर की पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी कारण इसके 1 वर्षीय पौधा है और जीवन चक्र छोटा है और उसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तीसरा कारण कि मटर के पौधे को आसानी से बहुत कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को कहीं पर भी कम जगह में, बहुत छोटी जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो मटर का पौधा होता है उसमें लगने वाला पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। चौथा जो कारण है कि इसमें स्वनिषेचन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी क्योंकि उसमें ये द्विलिंगी पुष्प है, मेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी उसी पुष्प में होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी उसी पुष्प में होता है। नर जननांग और मादा जननांग दोनों पुष्प में, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो वहीं के वहीं जो उसी पुष्प का जो नर जननांग है, जो नर युग्मक है, वो मादा युग्मक को निषेचित कर देता है, यानी उसमें स्वनिषेचन की क्रिया होती है। लेकिन इसमें ये जो सुविधा है वो ये है कि इसमें स्वनिषेचन होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसमें आसानी से क्रॉस कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो परागकण पाए जाते हैं उनको हटाना बहुत आसान होता है। तो किसी द्विलिंगी पुष्प में से यदि हम परागकणों को हटा देंगे तो उसमें स्वनिषेचन नहीं होगा और हम जिस भी परागकण से चाहेंगे उसमें निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं, यानी उनमें आसानी से क्रॉस कराया जा सकता है। तो ये इतने सारे कारण हैं। 1 वर्षीय पौधा होता है, जीवन चक्र छोटा होता है, आसानी से उगाया जा सकता है, छोटी सी जगह में उगाया जा सकता है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, स्वनिषेचन होता है, क्रॉस कराना आसान होता है। इन सारे कारणों जो मटर के पौधे में पाए जाते थे, ये सारी बातें जो मटर के पौधे में अच्छी बातें थी, पाई जाती थी, और इन्हीं अच्छी बातों के कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। और अब हम बात करते हैं कि आखिरकार वे कौन से लक्षण थे जिनका चुनाव मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए किया। यानी मेंडल ने अपने जितने भी परीक्षण किए
वे कुछ लक्षणों के आधार पर किए। तो मेंडल ने कुल मिलाकर के जिन लक्षणों का चुनाव किया वे लक्षण थे 7। यानी मेंडल ने 7 लक्षणों का चुनाव किया जिनके ऊपर उसके सारे प्रयोग आधारित थे। मटर के पौधे में ये 7 लक्षण थे जिनका चुनाव मेंडल ने किया था। पहला लक्षण था तने की ऊंचाई। पहला लक्षण क्या था? तने की ऊंचाई। दूसरा जो लक्षण मेंडल ने चुना वो था पुष्प की स्थिति। तीसरा जो लक्षण चुना वो था पुष्प का रंग। फिर अगला जो लक्षण था, जो चौथा लक्षण था, वो था फली का रंग। पांचवा जो लक्षण था वो था फली का आकार। छठा जो लक्षण था वो जो था बीज का रंग। और सातवां जो लक्षण था वो था बीज का आकार, यानी तने की ऊंचाई। अब ये एक लक्षण है। अब तने की ऊंचाई को लेकर के हम ये माने कि दो उसके लक्षण होते हैं, विपर्यासी लक्षण जैसे हम कहते हैं। ये लक्षण, ये तने का जो लक्षण है उसके जो विपर्यासी जो लक्षण है वो ये होता है कि तना जो हो सकता है, यानी पौधे की जो ऊंचाई होती है वो अधिक हो सकती है, तो उस लक्षण को हम क्या कहेंगे? लंबा। और इसका ही विपर्यासी एक और लक्षण क्या होता है? बोना। यानी तने की लंबाई कम है तो वो क्या लक्षण क्या कहलाता है? बोना। इसी तरह से पुष्प की स्थिति तो अक्षीय हो सकता है और अंतस्थ हो सकता है, यानी एक्साइल हो सकता है और टर्मिनल हो सकता है। हम समझेंगे कि अक्षीय और टर्मिनल क्या होते हैं। ये अक्षीय मतलब कि जो अक्ष पर लगते हैं, और टर्मिनल मतलब जो सबसे ऊपर लगता है, जो सबसे ऊपर लगता है। और इस पुष्प के लगने के कारण से पौधे की जो लंबाई होती है वो रुक जाती है, उस पर पुष्प का निर्माण हो जाता है। ऐसे पुष्प जो सबसे ऊपर जाकर के लगता है और वहां पर जाकर के वो जो तने की लंबाई होती है उसकी वृद्धि होती है उसको रोक देता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल। और जो नीचे की साइड में लगते हैं उसको हम कहते हैं अक्षीय। तो पुष्प की स्थिति यानी पुष्प या तो अक्षीय स्थिति में पाए जाते हैं या अंतस्थ स्थिति में पाए जाते हैं। तो ये विपर्यासी लक्षण है किसके? पुष्प की स्थिति वाले मुख्य लक्षण के। इसी तरह पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंगों का जो चुनाव मेंडल ने किया उनमें पहला लक्षण जो विपर्यासी 2 लक्षण थे कि एक बैगनी रंग और दूसरा श्वेत पुष्प, यानी पुष्पों के जो रंग थे जिनका चुनाव मेंडल ने किया। तो एक बैगनी पुष्प के पौधों का चुनाव किया और एक श्वेत पुष्प के पौधों का चुनाव किया था। इसी तरह से जो फली का रंग था, तो फली का रंग जिसका मेंडल ने चुनाव किया, हरी फली वाले पौधे और पीली फली वाले पौधे। ये विपर्यासी लक्षण है, ये मुख्य लक्षण है और ये विपर्यासी लक्षण है। ये समझेंगे विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। उसके बाद है फली का आकार। फली के आकार से संबंधित ये है कि मेंडल ने ऐसे पौधों का चुनाव किया जिनकी जो फली थी वो कैसी हुई थी? फूली हुई थी, पूरी फूली हुई थी। और दूसरे ऐसे पौधों को उन्होंने चुना जिनकी जो फली थी वो कैसी थी? पिचकी हुई थी, दबी थी या चपटी थी। इसके बाद उन्होंने जिस लक्षण का चुनाव किया वो बीज का रंग। जो मटर का बीज होता है उसका रंग कैसा है? पीला है। और दूसरा जो पौधा उन्होंने चुना उसमें लगने वाला जो बीज है वो कैसा है? हरा है। तो ये विपर्यासी लक्षण है। बीज के रंग के विपर्यासी लक्षण क्या है? पीला और हरा। और बीज का आकार, जो 7वां लक्षण था जिस मेंडल ने चुना, ये था बीज का आकार। तो ये बीज का आकार यानी जो बीज उसमें फली में पाए जा रहे थे वे विपर्यासी लक्षण के रूप में कैसे थे? कुछ पौधे कैसे थे जिसका उन्होंने चुनाव किया? वे गोल थे। और कैसे पौधों का चुनाव किया उसने? जिनमें झुर्रीदार बीज थे, यानी बीज का जो आकार था वो एक गोल था और दूसरा झुर्रीदार था। तो मेंडल ने कुल मिलाकर के 7 लक्षणों का चुनाव किया और उसके विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षणों में ऐसे लक्षण जो अधिकतर दिखाई देते हैं वे प्रभावी होते हैं और दूसरे होते हैं अप्रभावी लक्षण। ये प्रभावी और अप्रभावी को हम ये समझेंगे कि आप समझेंगे कि ऐसे लक्षण जो किसी भी जो जनसंख्या होती है उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं वे लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो कम दिखाई देते हैं वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक, तो ये विपर्यासी लक्षण है। ये 7 जो लक्षण है उनके विपर्यासी लक्षण क्या है? तने की ऊंचाई में लंबा और बौना, पुष्प की स्थिति में अक्षीय और अंतस्थ, पुष्प का रंग बैंगनी और श्वेत, फली का रंग हरा और पीला, फली का आकार फूली हुई और पिचकी हुई, बीज का रंग पीला और हरा और बीज का आकार गोल और झुर्रीदार।
तो ये वो लक्षण हैं जिनके पौधों का चुनाव, इन लक्षणों वाले पौधों का चुनाव मेंडल ने किया, और इन्हीं लक्षणों वाले पौधों के बीच में मेंडल ने अपनी ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट थे, जो प्रयोग थे, वे किए, क्रॉस कराए, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया कराई, और उससे अपने जो जेनेटिक्स से संबंधित प्रयोग थे उनको किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 जोड़ी लक्षण हैं जिनका चुनाव अपने एक्सपेरिमेंटों के लिए मटर के पौधे में मेंडल ने किया था, इससे संबंधित कुछ बात हम करते हैं कि ये सभी लक्षण जो हैं वो 7 जोड़ी विपरीत विभेदी वाले लक्षण, ये जो पाए जाते हैं ये लक्षण, इनमें पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग, ये देखिए यहां पर देखेंगे हम पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, दो रंगों के वाले पुष्पों वाले पौधों का चुनाव मेंडल ने किया था, एक बैगनी पुष्प और श्वेत पुष्प, ठीक। और दूसरा जो लक्षण है वो है बीज चोल का रंग, यानी बीज चोल का रंग हम समझें ये बीज का जो रंग है, यानी पीला और हरा, ये दोनों लक्षण यानी पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग, ये एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये दोनों लक्षण जो हैं वे एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये जीन है एक, और कितने लक्षणों को नियंत्रित कर रही है? 2। कौन कौन से लक्षण है वे? एक है पुष्प का रंग और दूसरा है बीज चोल का रंग। ये दोनों लक्षण, दो अलग अलग लक्षण है लेकिन एक जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। तो ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, उनको उत्पन्न करती है, उन पर कंट्रोल करती है, ये कहलाती है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन यानी ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाती है। अब हम बात करते हैं मटर के पौधों के क्रोमोसोम्स की। तो मटर का जो पौधा है उसका गुणसूत्र जो नंबर होता है, गुणसूत्र जो संख्या होती है वो 2n बराबर 7 होती है। यानी मटर के पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। यानी 7 जोड़ी, कितने? 7 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वे मटर के पौधे में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मटर की होती है। अब हम ये समझें कि मटर के ये जो 7 लक्षण थे जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुने, तो ज्यादातर जो धारणा होती है वो ये होती है कि ये जो 7 लक्षण हैं ये अलग अलग गुणसूत्रों पर, यानी मेंडल में पाए जाने वाले 7 जोड़ी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का चुनाव किया वे इन 7 जोड़ी गुणसूत्रों में से केवल 4 जोड़ी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं या उन 4 जोड़ी गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी जो 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं उन 7 जोड़ी गुणसूत्रों पर मेंडल ने जिन लक्षणों का चुनाव किया वे 7 गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते, बल्कि वे 7 लक्षण कितने गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं? 4 गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। देखिए हम समझते हैं इसको, और ये बात कि 4 गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं मेंडल के 7 लक्षण, ये ब्लिक्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि मेंडल के द्वारा चुने गए 7 लक्षण वो 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स पर नहीं बल्कि 4 क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं उन लक्षणों की, बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग। मैंने बताया कि एक ही जीन से नियंत्रित होते हैं और ये जो जीन्स पाई जाती है गुणसूत्र क्रमांक 1 पर पाई जाती है, यानी ये जो 2 लक्षण है ये गुणसूत्र क्रमांक 1 के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो है फली की प्रकृति और पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई। ये 3 लक्षण, फली की प्रकृति, फूली हुई फली है कि पिचकी हुई फली है, पुष्प की स्थिति अक्षीय है कि अंतस्थ है, और तने की लंबाई
लंबा है कि बोना है, ये तीनों जो लक्षण हैं ये गुणसूत्र क्रमांक 4 के द्वारा नियंत्रित होते हैं, या इनको उत्पन्न करने वाली जो जीन्स होती हैं वे गुणसूत्र क्रमांक 4 के जोड़े पर पाई जाती हैं। इसके बाद जो छठा और सातवां लक्षण है, फली का रंग और बीज का आकार, ये दोनों जो लक्षण हैं ये गुणसूत्र क्रमांक 5 और गुणसूत्र क्रमांक 7 पर पाए जाते हैं। यानी जो 7 2n बराबर 7 गुणसूत्र किसमें पाए जा रहे हैं, मटर में पाए जा रहे हैं, उनमें से केवल 4 गुणसूत्र क्रमांक 1, गुणसूत्र क्रमांक 4, गुणसूत्र क्रमांक 5 और गुणसूत्र क्रमांक 7, यानी 1 2 3 4, इन चारों गुणसूत्रों पर ये सातों लक्षण पाए जाते हैं या इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। और हमको इसको दूसरी तरीके से समझें तो हम ये समझेंगे कि गुणसूत्र क्रमांक 2, गुणसूत्र क्रमांक 3 और गुणसूत्र क्रमांक 6 पर कोई भी विप्रेयसी लक्षण नहीं पाया जाता है। यानी मेंडल ने जिस मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोगों के लिए किया उसमें कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं 2n बराबर 7, यानी 7 जोड़ी, ठीक, और उनमें से केवल 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स पर 7 लक्षण पाए जाते हैं। बाकी के जो 3 जोड़ी गुणसूत्र हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था वो नहीं पाया जाता। तो ये मेंडल कौन थे, किस तरह से उन्होंने काम किया, कौन कौन से लक्षणों को उन्होंने चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, वंशागति किसे कहते हैं, विविधता किसे कहते हैं, इससे संबंधित सामान्य जानकारी की हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली की, और जो मेंडल ने नियम दिए उनसे संबंधित हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।